सिविल स्टैप के इस बेहतरीन मंच पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम जो है डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रिसेंटली ही जेओए का जो आईटी का एग्जाम हुआ था उसके जीएस के क्वेश्चंस। इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो भूपेंद्र सर है आपके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और बाकी रहते हुए आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सेशन के पहले प्रश्न की तरफ, लेकिन चाहूंगा उससे पहले सेशन को शेयर लाइक है जरूर कर दिया कीजिए। तो पल्लवा जो किंग्स हैं एज रिमेंबर्ड एज द बेकर्स ऑफ, दोस्तों ये जो रॉक कट जो टेम्पल्स हैं तो इनके लिए जो है मशहूर हैं। तो आपको बताना है कि जो रॉक कट टेम्पल्स हैं भारत में किस जगह पे पाए जाते हैं। तो रामेश्वरम, तंजावुर, खजुराहो या महाबलीपुरम। तो इसमें जो सही जो उत्तर है दोस्तों, ये जो रॉक कट टेम्पल्स जो बनाए गए जिसकी तस्वीर भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये जो महाबलीपुरम में है पल्लवा किंग्स द्वारा निर्मित किए गए। फिर दूसरा क्वेश्चन, सुल्तान दोस्तों जिसने जो खलीफा की जो अथॉरिटी है जो मुस्लिम समाज में सबसे बड़ा जो है एक ओहदा माना जाता है, तो उसको रिफ्यूज कर दिया था, उसको पहनने से उसको लेने से जो है बिल्कुल मना कर दिया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कुतुबुद्दीन मुबारक। इसको वैसे मुबारक शाह भी बोलते हैं और यहाँ पर जो कुतुबुद्दीन मुबारक है इसने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये पोजीशन है, आपने इसका जिक्र खलीफा का जरूर सुना होगा जब हम पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में खिलाफत मूवमेंट के बारे में जरूर पढ़ते हैं। तो दोस्तों खलीफा मुस्लिम समाज की सबसे सर्वोच्च है जो पदवी वो है हम बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल या कंट्रीब्यूशन क्या रहा। अब यहाँ पर जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है वही इसका उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि चारों के चारों जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं वो सही हैं, ऐसा कुछ भी गलत नहीं। जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में वो 1931 में प्रेसिडेंट भी रहे, उनकी प्रेसिडेंटशिप क्या उनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उनका रोल, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट में उनका पार्टिसिपेशन। लेकिन सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण था आजादी के बाद जो प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने का उन्होंने काम किया एज ए भारत के होम मिनिस्टर, वो अति महत्वपूर्ण काम इनका माना जाएगा। और इसी वजह से दोस्तों बरदोली मूवमेंट की वजह से उन्हें सरदार की उपाधि भी दी जाती है और इस इंटीग्रेशन की वजह से उनके स्टैच्यू को नाम भी दिया गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, जो कि गुजरात में स्थित है। फिर हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे और ये क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि उन्होंने अपना जो नाइटहुड का अवार्ड है दोस्तों क्यों जो है रिनाउंस किया था। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं चार कि उन्होंने जो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते थे और उसका प्रेसिडेंट बनना चाहते थे इस वजह से, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत आए थे वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं थे, और तीसरा दोस्तों क्योंकि जलियांवाले बाग में इनोसेंट लोगों की मृत्यु कर दी गई थी, मर्डर कर दिया गया था, इससे आहत होकर उन्होंने अपना ये जो अवार्ड है वापस किया, या फिर वो सत्याग्रह मूवमेंट जो कि गांधी जी द्वारा शुरू की गई थी उसमें हिस्सा बनना चाहते थे, पार्टिसिपेट लेना चाहते थे। तो इसमें जो सही उत्तर है वो थर्ड है, क्योंकि जलियांवाले बाग में जो है वैसे सरकारी आंकड़े तो सिर्फ 379 लोग बोलते हैं, हजारों लोगों की मृत्यु हुई, जिस वजह से इन्होंने अपना दोस्तों ये जो अवार्ड है जिसको नाइटहुड, जिसके बाद आपके नाम के आगे सर लग जाता है, तो उसको जो है वापस कर दिया था। फिर फोर्थ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गांधी जी की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। अब ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है जिसकी शुरुआत 1920 पे हुई थी, तो जो है इसकी इंपॉर्टेंस देखनी हमें चार ऑप्शंस हैं कि ये एक ग्रेट मूवमेंट थी जो बड़े स्केल पे शुरू हुई। अब मैं फिर बता रहा हूं, इनको जब तक आपने इतिहास हिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी होगी आप इनके उत्तर नहीं दे पाएंगे। नॉन वायलेंस वाज एम्प्लॉयड, ये पहली बार था कि जो अहिंसा के तरीके से दोस्तों पहली बार जो है एक आंदोलन किया गया और इसे एक इफेक्टिव वेपन ऑफ द मास मूवमेंट, ताकि पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के खिलाफ जुट सके। तीसरा ये एबिलिटी और विलिंगनेस दिखाता है पीपल की दोस्तों जनरल में, ताकि लोगों को अपनी राष्ट्र भावना दिखाने का मौका मिल सके, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है दैट इज द बी, क्योंकि इंडिया की पहली मास मूवमेंट थी जिसमें सारे, चाहे वो मिडिल क्लास था, हायर क्लास था, सभी लोगों ने एकजुट होकर है अंग्रेजों के खिलाफ एक मास मूवमेंट। फिर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर्टिकल जो 19 है, ठीक है, तो विच इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल जो 19 है उसमें से कौन सी चीज है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे बहुत सारी चीजें कि भाई यहाँ पर जो 19 की बात की है कि 19 की ही बात क्यों की, हमारे तो 395 तो नंबर ही है आर्टिकल्स के और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 450 से ज्यादा है। तो दोस्तों खास तौर पे ये जो आर्टिकल्स हैं 12 से 35
जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड होते हैं, तो ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। और आर्टिकल 19 तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई तरह की फ्रीडम की बात यहाँ पर है, चाहे वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो, चाहे वो दोस्तों कहीं भी भारत में जाके आप काम कर सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो दोस्तों, चाहे वो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात हो। तो इसमें जो सही उत्तर है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, तो इस तरह की कोई भी जो फ्रीडम है जो शांतिपूर्वक दोस्तों निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता देती हो, इसमें इसका कोई भी जिक्र नहीं। तो इसका जो उत्तर है वो बी है। यहाँ पर मुझे लगता है फिर जो है यहाँ पर जो उत्तर जो है यहाँ पे इसको मैं ठीक कर देता हूं ताकि स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज ना हो जी, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ए नहीं है। तो यहाँ पर किसी भी तरह से असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स की बात जो है नहीं है। तो यहाँ पर बाकी सभी जो है प्रेस की फ्रीडम, मूव फ्रीली और स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड इन आर्टिकल 19। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां पर राज्यसभा की जो कम से कम जो एज है वो कितनी होगी। तो राज्यसभा की बात करें, जो हमारा अपर हाउस है दोस्तों, एक लोअर हाउस है, लोअर हाउस जो लोकसभा है, तो वहां पर मिनिमम एज 25 होती है। और राज्यसभा जिसे हम अपर हाउस या जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, उसका पर्पस क्या था। सबसे पहले मैं बता दूं, जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है दोस्तों, ये जो राष्ट्रीयकरण है, इसकी अगर हम बात करें 1969 और 1980 में जो है किया गया था। और मुख्य मकसद था बैंकों की जो फैसिलिटीज हैं, खासतौर पे जो लोन्स की फैसिलिटीज हैं, वो आम लोगों तक पहुंच पाए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंप्रूविंग क्रेडिट फैसिलिटीज, बी इज द करेक्ट उत्तर। और खासतौर पे गांव के लोगों तक ये फैसिलिटीज पहुंचे, इस वजह से सरकारों ने, जो इंदिरा गांधी सरकार ने दोनों वक्त जो है सरकारों का राष्ट्रीयकरण, जिसमें 69 में 14 बैंक्स को और 80 में 6 बैंकों को है दोस्तों जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का, इसमें से किसे कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है डी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिससे जो कभी भी जो हमारी गवर्नमेंट है, जो आरबीआई है दोस्तों, अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स, अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचकर पैसे को मार्केट से अब्सॉर्ब भी कर सकती है और उसे खरीद के मार्केट में पैसे का भाव ज्यादा भी कर सकती है। तो इस वजह से इसे हम इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं जी। फिर जो हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स की बात करें, सबसे लोएस्ट जो लेयर है एटमॉस्फेयर की कौन सी है, तो उसका जो सही उत्तर है दोस्तों ट्रोपोस्फियर। तो ये सभी लेयर्स को है हमें याद करना है। इसमें सबसे नीचे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ट्रोपोस्फियर की, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। और जो है यहाँ पर ये तस्वीरें हैं, जैसे कि रॉकेट कहाँ उड़ते हैं, जहाज कहाँ उड़ते हैं, मोटर्स कहाँ पर होते हैं, तो ये सभी चीजें और इनके किलोमीटर वाइज है, हमें इसे याद कर लेना है। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो है लास्ट में, विच इज ए मेटामॉर्फिक रॉक, इनमें से मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा है। इसका जो सही उत्तर है जी मार्बल जो है दोस्तों मेटामॉर्फिक रॉक है। यहाँ पर कुछ और भी एग्जांपल है मेटामॉर्फिक रॉक्स की, जैसे कि गनीयस, स्लेट, स्वाइस्ट या क्वार्टाइज। और ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, सबसे पहले ये भी जान लें दोस्तों, ये होते क्या हैं, आउट एज सम अदर टाइप ऑफ रॉक व्हिच हैव बीन सब्सटेंशियली चेंज्ड, जो कि अपने ओरिजिनल दोस्तों जो है इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक फॉर्म से है जल्दी से जो है चेंज हो जाए, तो उन्हें हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। और इनकी कुछ एग्जांपल्स जैसे कि स्लेट, जनाइस, मार्बल, साइज, क्वार्टाइज, तो ये हमें सारी की सारी याद करनी पड़ेंगी। और इसमें से जो है मार्बल जो है मेटामॉर्फिक रॉक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये जो एक स्ट्रेच जो सी वाटर, किसी भी वाटर बॉडी में हो दोस्तों, जो पूरी तरह से या फिर पार्शली सेपरेटेड हो बाय नैरो स्ट्रिप, ठीक है। तो जैसे ये दो वाटर बॉडीज हैं, बीच में नैरो स्ट्रिप हो दोस्तों फ्रॉम द मेन सी, उसे क्या बोलते हैं। तो इसकी तस्वीर भी दिखा देता हूं, और उसे हम लेगून जो बोलते हैं दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर। इस तस्वीर से आपको थोड़ा और क्लियर हो गया होगा, इस तरह की जब जो है स्ट्रेच बनती है, उसे जो है लेगून का जो नाम, या फिर हम उसे हिंदी में समुद्र ताल का जो नाम है दे देते हैं। फिर इंडियन डेजर्ट्स को क्या कहा जाता है, मुझे लगता है आसान क्वेश्चन है, सभी इसका उत्तर दे सकते हैं इजीली। इंडियन जो है डेजर्ट्स को थार जो डेजर्ट्स हैं बोलते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये खत्म होता है। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। सेशन पसंद आया तो इसे शेयर, लाइक भी जरूर कर दें। धन्यवाद।